बहुत स्वागत है आपका आपके अपने पसंदीदा शो प्राइम एट 4 में। और प्राइम एट 4 में आज का फोकस किन खबरों पर रहने वाला है वो पहले आपको बता दूं। पूजा पाल को समाजवादी पार्टी से निकाले जाने के पीछे की इनसाइड स्टोरी आपको बताने वाला हूं मैं। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर से आई वो खौफनाक तस्वीर आपके सामने रखूंगा जिसे धराली पार्ट 2 का नाम दिया जा रहा है। बुलेटिन में यह भी आप देखेंगे बिहार के समस्तीपुर से खबर जिसने कमजोर होते रिश्तों के खेल से पर्दा उठा दिया। और प्राइम एट 4 में यह भी कि आखिर कैसे दिल्ली एनसीआर वालों को मिलने वाला है जाम से छुटकारा। दिल्ली एनसीआर को पीएम मोदी कौन सा तोहफा देने वाले हैं। लेकिन संवाददाता आपको एन रूट दिखाई दे रहे हैं और इस वक्त भी आप देख रहे हैं आपके लिए खबरें जुटाने के काम में लगे हुए हैं। साहिल अपडेट दीजिए प्लीज। देखिए इस वक्त जो है वो रेस्क्यू का ऑपरेशन लगातार चल रहा है। फिलहाल जो रेस्क्यू टीम्स वहां पे पहुंच गई है उनको 12 जो डेड बॉडीज है वो मिली है। कई और लोगों की आशंका मतलब है जिसमें इसमें जो है वो कैजुअलिटीज हो सकती हैं। डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट की यूनिट्स, पुलिस और जो एडमिनिस्ट्रेशन की यूनिट्स है वो वहां पे पहुंच गई है और डेड बॉडीज को फिलहाल पाडर हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया है और एक रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है। तेज बारिशें हुई थी और तेज बारिशों के कारण ये क्लाउड बर्स्ट जो है वो चसोटी गांव है वहां पर एक जो लंगर लगा हुआ था मच्छिल यात्रा में शामिल होने वाले तीर्थ यात्रियों के लिए वही चपेट में आ गया है। एक पार्किंग स्पेस भी उसमें जो है चपेट में आ गई है। उसके कारण ये क्लाउड बर्स्ट के कारण इन लोगों की मौत हुई है। फिलहाल 12 जो डेड बॉडीज है वो रिकवर हुई हैं और लगातार रेस्क्यू टीम्स जो है वो वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दे रही है। जो लोग फंसे थे वहां पे उनको भी वहां पर सुरक्षित निकालने का प्रयास लगातार जारी है। कई एम्बुलेंसेज जो है वो डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ और जो बाकी नजदीकी एरियाज है वहां से मोबिलाइज की गई है, शिफ्ट की जा रही है चसोटी गांव की तरफ। हेल्पलाइन नंबर्स भी जारी किए गए हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर ओमर अब्दुल्ला भी लगातार इस पर नजर बनाए हुए हैं। वही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि वो एनडीआरएफ की टीम्स भी इस सिचुएशन से निपटने के लिए वहां पर भेजी जा रही है। फिलहाल प्रशासन की जो प्राथमिकता है वो रेस्क्यू ऑपरेशन है और उस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। डेड बॉडीज भी साथ साथ जो है वो रिकवर की जा रही है। अभी तक जो हमें ऑफिशियली सूचना मिली है उसमें जो है 12 डेड बॉडी जो है वो वहां से रिकवर हुई है। 12 डेड बॉडी रिकवर हुई हैं। अब दो चीजें मेरे जहन में आ रही हैं। एक, क्या मिड डिपार्टमेंट इस तरह की किसी घटना के बारे में पहले से पता करने में सक्षम है? क्या क्लाउड बर्स्ट जैसे फिनोमिना को भी पहले से रीड किया जा सकता है और क्या इस बारे में वार्निंग दी जा सकती है? क्या ऐसा कुछ हुआ था क्या यहां पर? और दूसरे, क्या यहां पर लंगर लगाने, पार्किंग बनाने के संदर्भ में प्रशासन से इजाजत ली गई थी या ये ऐसे ही लगाया जा रहा था और कभी ये अंदेशा नहीं था कि यहां कुछ ऐसा हो सकता है इसलिए प्रशासन ने भी होने दिया? तीसरे ये कि जो लोग गायब हैं क्या उनके बारे में कोई सूचना है या आप गायब कोई नहीं है और 12 बॉडी रिकवर कर ली गई हैं, इसके अलावा आप कोई अंदेशा नहीं है? देखिए पहले सवाल का जवाब दूं, जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उन्होंने कल ही एक वार्निंग जारी की थी और प्रेडिक्शन भी की थी कि जो 24 घंटे हैं आने वाले समय में जो है भारी बारिशें हो सकती हैं और उसके कारण क्लाउड बर्स्ट होंगे। और उसके कारण जो है पुंछ डिस्ट्रिक्ट में हमने देखा स्कूल बंद किए गए थे और आज भी लगातार हमने देखा कि किश्तवाड़ के साथ साथ गांधरबल या राजौरी पुंछ के इलाकों में भी क्लाउड बर्स्ट हुए हैं और इसकी जो है भविष्यवाणी मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने की है। जो दो अहम बड़े सवाल है उनकी जवाब की जो उनके जवाब के लिए जो है अभी प्रशासन से बात करनी होगी कि जिस जगह पर लंगर लगाया गया था क्या प्रशासन की अनुमति थी इस जगह पर लंगर लगाने की? क्या क्लाउड बर्स्ट जैसी स्थिति को जहन में प्रशासन ने रखा था? ये अभी कहना मुश्किल है और अभी इस का जवाब जो है अभी मिल पाना मुश्किल है क्योंकि जो यात्रा है वो 2 हफ्ते पहले ही शुरू की गई थी और प्रशासन लगातार कह रही थी कि वो पूरी तरीके से तैयार है। सुरक्षा की व्यवस्था काफी सख्त कर दी गई थी। साहिल, मैं आपको रोक कर ये बता दूं अपने दर्शकों को कि इस समय वो स्क्रीन पर जो देख रहे हैं वो वहां करीब का एक हॉस्पिटल है जहां घायलों को पहुंचाया गया है और वहां पर उनको ये देखा जा रहा है कि किस किस्म की चोट है, किस किस्म की इंजरी है और उनको कैसे ट्रीटमेंट की आवश्यकता है और उनको वो ट्रीटमेंट वहां मुहैया कराया जा रहा है। यहां पर हम ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। अब तीसरे सवाल का भी जवाब मैं आपसे चाहता हूं सोहेल, क्या ये 12 ही लोग थे, बाकी कोई गायब नहीं है अब या अभी अंदेशे बने हुए हैं? देखिए अभी अंदेशे बने हुए हैं क्योंकि जो स्थिति है उसको प्रशासन भी लगातार समझ रही है। एक दूर दराज गांव है और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से वहां पहुंचने
भी काफी समय लग गया है और काफी समय लगता भी है। और ऐसे में जो पहला जो प्राथमिकता है एडमिनिस्ट्रेशन की, वो जिंदा लोगों को सुरक्षित वहां से निकाल रहे हैं। इसीलिए हमने जो तस्वीरें देखी उसमें हमने पहले देखा कि जो वहां पे जिंदा यात्री है उनको वहां से शिफ्ट किया गया। उसके बाद जो इंजर्ड है उनको हॉस्पिटल पहुंचाया जा रहा है। करीब 60 ऐसे लोग हैं जिनको पाडर के हॉस्पिटल में पहुंचाया गया और जो क्रिटिकल इंजर्ड यात्री है उनको वहां से किश्तवाड़ और किश्तवाड़ से जम्मू शिफ्ट किया जाएगा। तो ये प्राथमिकता है एडमिनिस्ट्रेशन की। उसके बाद जो मिसिंग है उनकी डिटेल्स एकत्रित की जाएगी और उससे अंदाजा होगा कि कितने लोगों की जान चली गई है या कितने लोग मिसिंग है या कितने लोग जो है इसमें उनकी मौत हो सकती है। फिलहाल जो कंफर्म डिटेल्स है वो ये है कि 12 लोगों की डेड बॉडीज जो घटना स्थल है वहां से रिकवर हुई है। बहुत धन्यवाद साहिल, आप अपना ध्यान रखें, आप एन रूट हैं इस जगह के लिए, आप और खबरें जुटाएं, आपके पास आगे भी लौटेंगे। साहिल सोहेल हमारे संवाददाता जो आपको ये बता रहे हैं कि ये दुर्घटना और भयावह रूप में सामने आ सकती है। अंदेशे बने हुए हैं क्योंकि कई लोग ऐसा है जो जिसके बारे में भी पता नहीं है कि वो किस स्थिति में हैं। वो गुमशुदा लोगों के बारे में भी जानकारी बाद में जुटाई जाएगी। अभी इलाज प्राथमिकता है और ये देखा जा रहा है कि जो लोग जिस तरीके की जगह पर जिस अस्पताल में भेजे जाने चाहिए इलाज के लिए वहां पहले पहुंच जाएं। हमारे संवाददाता उस जगह के लिए पहुंच रहे हैं। एक और बात यह कि वहां बारिश के बाद एक बड़ा हादसा हो गया। आपको बता दें कि 100 साल पुराना नीम का पेड़ है जिसके गिरने से एक बाइक चालक जो है वो चपेट में आ गया, उसकी मौत हो गई। 50 साल उसकी उम्र थी। सुधीर नाम बताया जा रहा है। वो अपनी बेटी के साथ बाइक से यहाँ से गुजर रहा था, जिसके बाद यही 100 साल पुराना नीम का पेड़ उसके ऊपर गिर गया। बता दें कि सुबह तेज बारिश हो रही थी दिल्ली में और यहाँ पर वाटर लॉगिंग की तस्वीर थी। फिलहाल जेसीबी मशीन से इन पेड़ों को हटाया जा रहा है, कटिंग की जा रही है पेड़ की और ये वही हिस्सा है जहाँ से पेड़ जो है वो उखड़ कर गिर गया। क्या हुआ था सुबह हादसा? सुबह 9 बजे बारिश की वजह से पानी भर गया था निरंकारी भवन पे, तो जाम लग गया होता ज्यादा। तो एक बैग बाइक जैसे पेड़ के पास आई, एक बैग पेड़ गिर गया। अच्छा, बाप पहले से ही पेड़ कमजोर था? सीधा खड़ा था। हाँ। पेड़ तो सही खड़ा था। हाँ। लेकिन ये था कि काफी पुराना पेड़ था, बहुत मोटा पेड़ था। अच्छा। तो जैसे पेड़ गिरा बाप की आवाज है कि कोई बचाओ। कम से कम 250 आदमियों ने उठाने की कोशिश करी, पेड़ नहीं हिला। अच्छा। और बाप एकदम ऑन द स्पॉट खत्म हो गए। बेटी पीछे के हिस्से में बची हुई थी। 2.5 घंटे तक हमने अपनी गाड़ियों तक के कोशिश की, लेकिन कोशिश की, खूब उठाया। अच्छा, बचाव के लिए कब लोग पहुंचे थे? हाँ, 2.5 घंटे बाद पहुंचे, 2.5-3 घंटे बाद पहुंचे। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर एक बड़ा हादसा जो है वो इस वक्त यहाँ पर दिल्ली पुलिस के जवान मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर ये जो पेड़ है इसे फिलहाल काट दिया गया है, लेकिन पेड़ का जो हिस्सा है वो जमीन से पूरा उखड़ कर गिरा, जिसके बाद बड़ा हादसा हुआ। ये नीम का पेड़ जो है वो करीब 100 साल पुराना बताया जा रहा है, जिसके बाद आप देख सकते हैं कि किस तरह की तस्वीर है। फिलहाल इस रास्ते को खोलने के लिए काम चल रहा है। जेसीबी मशीन से इन सभी जो पेड़ को काटा गया है उसे हटाया जा रहा है ताकि ये रास्ते पर आने जाने वाले लोगों के लिए ये रास्ता साफ हो सके। फिलहाल ये नीम का पेड़ है और इसी के गिरने से ये एक बड़ा हादसा कालकाजी में हुआ है, जिसके बाद एक व्यक्ति की यहाँ पर मौत हो गई है। और एक दुखद सूचना है जो आपको देनी पड़ रही है, लेकिन खबर है तो आपको बताना पड़ेगा कि किश्तवाड़ वाले मामले में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से वहां बादल फटा और फ्लैश फ्लड आया, उसमें 12 लोग मारे गए हैं, ये सूचना थी। लेकिन अब खबर आ रही है कि मरने वालों की संख्या 22 हो गई है। हमारे संवाददाता आपको ये बता ही रहे थे कि अंदेशा बना हुआ है कि संख्या ज्यादा हो सकती है। वो इसलिए कि कुछ लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं और कुछ लोग अब भी मिसिंग बताए जा रहे थे और इसीलिए ये संख्या 22 पहुंच गई है। और अब भी ऐसा नहीं है कि पूरे तौर पर अब ये आंकड़ा यहां थम जाएगा। प्रार्थना कीजिए कि ऐसा ही हो और अब ये हादसा और भयावह न सुनाई दे, न दिखाई दे। लेकिन फिलहाल तो ये आंकड़ा सीधे 10 बढ़ गया है। पहले 12 लोगों के मारे जाने के बारे में सूचना थी और अब 22 हो गई है। एक बार फिर से आपको बता दूं कि यहाँ पर करीब ही एक तीर्थस्थल है, माता का मंदिर है, मछिल माता या मचैल माता के नाम से उनको जाना जाता है। वहीं के लिए तीर्थयात्री जा रहे थे। रास्ते में एक जगह पार्किंग लॉट है और पार्किंग लॉट के करीब ही लंगर लगा हुआ था और ये लोग उस समय लंगर में प्रसाद ले रहे थे जब ये अचानक बादल फटा है और उसके बाद यहाँ पर ये तबाही हुई है। भीषण बाढ़ आई है। बाढ़ अपने साथ पहाड़ों से चट्टाने, गाद, मिट्टी लेकर आई और वो फिर वैसा ही हो जाता है जैसे बॉम्ब में स्प्लिंटर्स हों। बॉम्ब में अगर स्प्लिंटर्स हों तो बहुत खतरनाक हो जाता है और उसी तरीके से ये बाढ़ का पानी भी अगर अपने साथ चट्टाने, पत्थर, मिट्टी वगैरह लेकर आता है तो ये भी खतरनाक हो जाता है। और ऐसा ही हुआ यहाँ पर। ये लोग पहले जो इस बाढ़ की चपेट में आए हैं 12 बताए जा रहे थे और अब ये संख्या 22 हो गई। हालांकि रेस्क्यू का काम अब भी चलाया जा रहा है और अस्पताल में घायलों को पहुंचाया जा रहा है। कुछ को प्राथमिक उपचार दिया गया है और जिनको लगता है ज्यादा इलाज की आवश्यकता है उनको किश्तवाड़ मेन हॉस्पिटल ले जाया गया है।
और अब बात हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला की। शिमला के कोटखाई में फ्लैश फ्लड आया। खलटू नाला में अचानक आई बाढ़ और देर रात कई गाड़ियां चपेट में आ गईं। आधा दर्जन गाड़ियां मलबे में दब गईं। इस हादसे की चपेट में एक पेट्रोल पंप भी आ गया। शिमला में अब भी रुक रुक कर बारिश हो रही है। तो वो जम्मू कश्मीर हो, वो उत्तराखंड हो या फिर वो हिमाचल हो, आप इन तमाम पहाड़ी राज्यों में यही देख रहे हैं कि यहाँ अचानक बारिश, तेज बारिश या बादल फटने जैसी घटनाएं और उसके बाद भीषण फ्लैश फ्लड, अचानक इंस्टेंटली एक छोटे से इलाके में बहुत ज्यादा वेग के साथ बहुत ज्यादा पानी वाली स्थिति बन रही है और कई जगहों पर, और इसीलिए किश्तवाड़ की घटना को धराली पार्ट 2 तक कहा जा रहा है। और शिमला में उफान पर आ गई है अश्विनी नदी। बादल फटने के बाद अश्विनी नदी का जलस्तर बढ़ गया। फेमस टूरिस्ट स्पॉट चायल पूरी तरह से डूब गया है। डर की वजह से टूरिस्ट ने इलाका खाली कर दिया है। ये देखिए चायल, आपने अक्सर सुना होगा चायल वानो, या आप हो सकता है अगर आप खुद भी चायल विजिट कर चुके हों। और यहाँ पर आप देखें चायल किस तरीके से बाढ़ और बारिश के आगोश में है और टूरिस्ट ने अब यहाँ से निकल जाना ही ठीक समझा है। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश हो रही है, जिसके चलते जो है नदी नाले उफान पे है। आपको दिखा देती हूँ किस तरह के हालात यहाँ पे बने हुए हैं। मेरे ठीक सामने आप देख सकते हैं ये अश्विनी नदी है और आप देख सकते हैं ये जो उस तरफ नदी होती थी, कल तक जो है नदी उस तरफ थी और यहाँ पर जो है ये सड़क थी, लेकिन आप देख सकते हैं सड़क भी जो है अब नदी में तब्दील हो गई। पूरी की पूरी सड़क जो है पानी में बह चुकी है। ये सड़क जो है गाँव की तरफ जाती थी। आपको ये भी बता देती हूँ, अभी जो यहाँ पे टूरिस्ट से हमारी बात हुई, उनका कहना था कि इसी सड़क पे उन्होंने कल रात को जो है अपनी गाड़ी को पार्क किया था, लेकिन अचानक से बारिश बहुत ज्यादा हुई तो एकाएक वो एकदम से आए और उन्होंने अपनी गाड़ी को यहाँ से हटा दिया, क्योंकि उन्हें लगा कि कहीं ना कहीं नदी में पानी बढ़ रहा है। गनीमत रही कि उन्होंने टाइमली अपनी गाड़ी को हटा दिया, अदरवाइज जो उनकी गाड़ी थी वो भी बह जाती। पूनम शर्मा, टाइम्स ऑफ भारत, शिमला, हिमाचल प्रदेश। और उधर बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर भी भारी भूस्खलन हुआ है। पीपलकोटी में 3 नाबालिग पकड़े गए हैं। एक हफ्ते में 2 घटनाएं सामने आई हैं। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस एक्टिव हुई है। लगातार सामने आ रही घटनाओं के बाद दिल्ली में सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने गला घोटू गैंग में शामिल शातिर अपराधियों की तलाश शुरू कर दी थी और अब कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। गला घोटू गैंग का जो मॉडस ऑपरेंडी आपने देखी इन तस्वीरों में, एक उनके साथियों में से स्कूटी स्टार्ट करके रखता था, दूसरा जाकर एक व्यक्ति को पीछे की तरफ से उसके गले से होल्ड कर लेता था, तेजी से उसके गले को दबाना शुरू कर देता था। इस दौरान जो उनका एक तीसरा साथी होता था वो उसके जेब में रखे हुए सामान को, बैग में रखे हुए सामान को देखकर जो भी कीमती लगता था वो उड़ा लेता था और फिर तीनों स्टार्ट खड़ी स्कूटी में बैठकर फरार हो जाते थे। ये देखिए इस तरीके से, ये इसने पकड़ा गला, उसको पीछे की तरफ खींचा, ये आया दूसरा, उसने जेब को देखा कि उसमें जेब में क्या है और फिर इसके बाद ये इसको छोड़कर भागे। जब तक वो व्यक्ति कुछ समझ पाता, तीसरा स्कूटी स्टार्ट किए खड़ा हुआ है और फिर यहां से रफू चक्कर हो गए। दिल्ली में गला घोटू गैंग ने इससे पहले भी कई वारदातों को अंजाम दिया है। ये गैंग ज्यादातर उन लोगों को टारगेट करता है जो रात के अंधेरे में सुनसान इलाकों से गुजरते हैं। इस गैंग का एक सदस्य अपने शिकार को टारगेट करता है और पीछे से आकर उसका गला इस तरह से जकड़ता है कि शिकार उसके चंगुल से निकल न सके। उसके बाद ये लूट की वारदात को अंजाम देते हैं। हालांकि इस दौरान गैंग के बाकी सदस्य स्कूटी या बाइक से इस तरह से तैनात रहते हैं कि वारदात को अंजाम देने के बाद ये आसानी से वहां से फरार हो जाएं। आपके स्क्रीन पर दिख रही ये 2 तस्वीर किसी गांव या फिर किसी दूर दराज इलाके की नहीं है। ये दोनों ही तस्वीरें राजधानी दिल्ली की हैं, जहां सरेआम सरेराह लूट की वारदात को अंजाम दिया जा रहा है। पहले एक शख्स के साथ डीटीसी बस स्टॉप पर गला दबाकर लूट की घटना को अंजाम दिया गया और ठीक इसी पैटर्न के साथ कॉलोनी के अंदर एक महिला को शिकार बनाया जाता है। दोनों तस्वीरें दिल्ली के अलग अलग इलाकों की हैं, लेकिन ये बताने के लिए काफी है कि कैसे राजधानी में गला घोटू गैंग का आतंक अपने चरम पर है। पहली तस्वीर दिल्ली के रानी बाग इलाके के सरस्वती विहार बस स्टैंड की बताई जा रही है, जहां पीठ पर बैग टांग कर खड़ा ये शख्स आने वाले खतरे से अनजान है। तभी वहां स्कूटी सवार 3 लड़के आते हैं और इनमें से एक लड़का दबे पांव इस शख्स के पीछे आता है, इधर उधर देखता है और जब आसपास कोई आता हुआ नहीं दिखता तो मौका देखकर फोन छीनने की कोशिश करने लगता है, लेकिन पीड़ित किसी तरह अपना फोन बचा लेता है। लेकिन पहली बार कामयाबी नहीं मिली
मिलने के बाद ये लड़का थोड़ा पीछे जाता है और थोड़ी ही देर में ये अपने असली रूप में आता है और पीड़ित का पीछे से गला दबाने की कोशिश करता है। जैसे ही आरोपी लड़के ने पीड़ित का गला दबाया, उसका दूसरा साथी स्कूटी से उतरकर आराम से पीड़ित के पास आता है और उसकी जेब से मोबाइल और पर्स निकाल लेता है। वारदात को अंजाम देने के बाद ये दोनों बेफिक्री के साथ स्कूटी तक जाते हैं और इसके बाद स्कूटी पर बैठकर अपने तीसरे साथी के साथ निकल जाते हैं। इस मामले में पुलिस ने तीनों आरोपियों को पकड़ लिया है और तीनों नाबालिग बताए जा रहे हैं। अब हम आपको दूसरी तस्वीर दिखाते हैं। वारदात 7 अगस्त की है। रात के 10:40 हो रहे हैं। सीसीटीवी में एक महिला गली में जाती हुई दिखाई दे रही है। पीछे से एक शख्स दौड़कर आता है और महिला का गला दोनों हाथों से जकड़ लेता है। महिला बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। बदमाश गले का चेन छीन लेता है। बाद में एक स्कूटी पर सवार 2 लड़के आते हैं। आरोपी पीछे बैठता है और फरार हो जाता है। यह तस्वीर शकरपुर इलाके के डी ब्लॉक की बताई जा रही है। इस वारदात में शामिल तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनकी पहचान नितिन, अंगद और प्रमोद के तौर पर हुई है। इनके पास से वारदात में शामिल स्कूटी भी बरामद कर ली गई है। तीनों शातिर अपराधी हैं और लूट, स्नैचिंग जैसी वारदातों में शामिल रहे हैं। भले इन दोनों वारदातों में शामिल आरोपी पुलिस के शिकंजे में हैं, लेकिन इन वारदातों का पैटर्न एक जैसा था। हालांकि पुलिस का यह दावा है कि वो ऐसे गैंग पर लगाम लगाने की कवायद करती रहती है, लेकिन सवाल है कि जिस तरह से ये गैंग बेखौफ होकर वारदातों को अंजाम देते हैं, उससे तो साफ है कि इस गैंग के सदस्यों को वर्दी का कोई खौफ नहीं है। वो बेफिक्री के साथ वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। सावधान रहिएगा, सतर्क रहिएगा। दिल्ली पुलिस ने क्रैकडाउन शुरू कर दिया है, लेकिन अब भी ऐसे लोग मौजूद हो सकते हैं आसपास। ये एक बार फिर से समझ लीजिए कि ये करते क्या हैं। गला घोटू गैंग, दिल्ली के कई इलाकों में एक्टिव गैंग, और वारदातों को अंजाम देने का पैटर्न एक जैसा। गैंग में 2 से 3 लुटेरे। गैंग में ज्यादातर 20 से 25 साल के नौजवान होते हैं। कई इलाकों में नाबालिग लड़कों का भी इस्तेमाल हो रहा है। लूटपाट के लिए गैंग आमतौर पर स्कूटी का इस्तेमाल करता है या फिर बाइक का। और मैंने आपको बताया ही कि एक जाकर पीछे से शिकार को पकड़ता है, गला पकड़ लेता है ताकि वो परेशान होने लगे, छटपटाने लगे सांसों के लिए। इसी दौरान उसके सामान पर एक दूसरा जो है वो हाथ साफ करता है और फिर एक तीसरा जो है वो गाड़ी स्टार्ट किए खड़ा होता है आसपास। वहां से वो रफू चक्कर हो जाते हैं। और ये बड़ी खबर देखिए, यूपी से समाजवादी पार्टी से निकाले जाने के बाद पूजा पाल ने कहा है कि मुझे सच बोलने की सजा मिली। क्या मैं पीडीए का हिस्सा नहीं हूं? मैंने सिर्फ योगी जी को धन्यवाद बोला। मेरे पति की हत्या हुई, सीएम ने कहा था मिट्टी में मिला देंगे, उनको मिट्टी में मिला दिया गया। पूजा पाल जी हमारे साथ है। पूजा पाल जी, पार्टी ने समाजवादी पार्टी से आप समय से विधायक रही हैं। कल रात को आपने जो सदन में बोला उसके बाद आपको पार्टी से निकाल दिया। देखिए, कल मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी की तारीफ की, मगर क्योंकि मैं पीड़ित महिला थी, पीड़ित विधायक थी। मैंने 2005 से लेकर 2023 तक मैंने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया, गरीबी झेला, परेशानियां झेली, सारी चीजों को झेलते हुए अतीक अहमद से मैंने लड़ने का काम किया। और उसके बाद जब हमें न्याय मिला तो हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के धन्यवाद ज्ञापित किया। और आज ही नहीं किया, मैंने राज्यसभा के वोटिंग में भी किया था, क्योंकि वो अपना एक पावर होता है कि मतलब आप राज्यसभा में अपने विवेक से आप वोट कर सकते हो। मैंने किया, आपने तब तो नहीं हटाया। मैंने जब कल अतीक अहमद की मैंने नाम लिया, अतीक अहमद पर मैंने बात किया, आपराधिक अतीक अहमद, माफिया अतीक अहमद पे बात किया, इसलिए मुझे पार्टी से हटाया। अखिलेश कह रहे कि आप बीजेपी से टिकट ले लीजिए। अरे मेरा कोई भाग्य जानता है जी? ये आपका पीडीए से? 2005 में कोई जानता था मैं विधायक बनूंगी? आप पीडीए से हैं, उसके बाद ही कार्रवाई हो गई। अब वो देखिए, वो किनके लिए कार्रवाई पीडीए पे किए हैं वो खुद जानते हैं। या तो ये है बचाने के लिए या किनको संपैथी गेन कराने के लिए कि हम आपके साथ हैं, इसलिए मतलब कि हम पीडीए को दरकिनार कर सकते मगर हम आपको दरकिनार नहीं करते। और अब आपको पूजा पाल का वो बयान सुनवाता हूं जिसके बाद समाजवादी पार्टी ने उन पर एक्शन ले लिया। मैंने अपना पति खोया है जो इस सदन के माननीय सदस्य थे। ये बात किसी से छिपी नहीं है, पूरा सदन जानता है कि उनकी हत्या कैसे हुई थी और किन लोगों ने की थी। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने मेरे छुपे हुए उन आंसुओं को देखने का काम किया जो वर्षों में किसी ने देखने का काम नहीं किया। मेरा दुख
मुख्यमंत्री जी ने देखने का काम किया और सही मायने में मुझे न्याय दिलाने का और देने का काम किया। माननीय अधिष्ठाता महोदय जी, मुझ जैसे पता नहीं कितने प्रयागराज में पीड़ित परिवार को माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐसे अपराधियों को दंड दे करके उनको न्याय दिलाने का काम किया है। और कल शायद मेरी प्रयागराज की जनता मुझे सुनेगी तो वो लोग भी माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देने का काम करेंगे पुनः दोबारा। और माननीय अध्यक्ष जी, मेरे जैसे पता नहीं कितने महिलाओं की सिंदूर को मिटाया गया, पता नहीं कितने माताओं की गोदी सूनी कर दी गई। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ ऐसे मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने जीरो टॉलरेंस ला करके पॉलिसी को ला करके अपना करके अपराध और माफिया अतीक अहमद जैसे अपराधियों को मट्टी में मिलाने का काम किया। और आगे आपको दिखाऊंगा उत्तर प्रदेश के शामली में अवैध तमंचे से फायरिंग का हैरान करने वाला वीडियो। उससे पहले दिल्ली में सड़क सुरक्षा अभियान से जुड़ी